दोस्तों आज की कहानी के अंदर कातिल इतनी ज़्यादा चालाकी से कत्ल करके निकल जाता है कि उसको ये अंदाज़ा भी नहीं था कि उसका जो क्राइम है उसने जिस चालाकी से इस क्राइम को किया है ये कभी खुल भी पाएगा। और दोस्तों आज की कहानी के अंदर जो मरने वाली लड़की होती है उस लड़की के शव को 23 दिन के बाद उसकी कब्र से निकाला जाता है, बाद में उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। और दोस्तों उसके बाद में एक मोबाइल कैसे कातिल तक पहुंचाता है, यकीनन दोस्तों आज की कहानी आप लोग सुनेंगे तो वाकई आप लोग हैरान रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं। आप लोग यही सोचेंगे कि आखिर इस लड़की के साथ में जो हुआ क्या ये इसकी करनी का अंजाम है या फिर जिन लोगों ने जो किया क्या ये सरासर गलत था। सारी चीज़ें बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं, मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों आज की जो क्राइम की कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूं ये घटना है उत्तर प्रदेश की। और दोस्तों इसी उत्तर प्रदेश में एक शहर पड़ता है जिसको हम लोग ज़िला पीलीभीत भी बोलते हैं। दोस्तों इसी पीलीभीत के अंतर्गत एक थाना आता है जहानाबाद। और दोस्तों इसी जहानाबाद थाने के अंतर्गत एक गाँव की ये कहानी है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 13 अप्रैल साल 2024 की। 13 अप्रैल साल 2024 को एक लड़की, जब उसके दादा दादी सुबह सुबह उठते हैं तो देखते क्या है, एक लड़की जिस लड़की का नाम शीरी है वो घर के अंदर मृत अवस्था में होती है। अब जैसे ही दादा दादी उस लड़की को मृत अवस्था में देखते हैं वो तो एकदम से घबरा जाते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो भी मौके पर पहुँच जाते हैं कि आखिर लड़की के साथ में क्या हो गया है। तो शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि किसी ने इस लड़की की हत्या कर दी हो, लेकिन उसके बाद में लोगों को रियलाइज़ होता है कि इस लड़की की शायद कोई हार्ट बीट रुकी हो या फिर इसको कुछ हार्ट अटैक वगैरह आया हो जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई, क्योंकि कुछ भी ऐसा सिंबल वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा था जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि इस लड़की का कत्ल हुआ है। अब दोस्तों उसके बाद में जो लड़की के दादा दादी होते हैं वो तुरंत इसकी माँ, जिसका नाम जाकिरा होता है, वो अपने पति और कुछ अन्य लोगों के साथ में नेपाल में भट्टे पर काम करती थी। दोस्तों जाकिरा को ये बताया जाता है कि तुम्हारी जो बेटी है शीरी, जो कि गांव के अंदर ही दादा दादी के साथ में रहती है, 13 अप्रैल वाले दिन रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो जाती है। अब दोस्तों जैसे ही जाकिरा ये सुनती है कि उसकी बेटी शीरी की मृत्यु हो चुकी है, बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तुरंत आनन फान में अपने और फैमिली मेम्बर्स को वहाँ से लेती है और सीधा जहानाबाद के लिए निकल जाती है। अब दोस्तों जब ये जहानाबाद पहुँचती है तो 13 अप्रैल वाले दिन का ये बात था। जब तक ये पहुँचती है 14 अप्रैल हो जाती है। लेकिन दोस्तों गांव में जो कुछ अन्य लोग होते हैं वो कहते हैं शव को इतने ज़्यादा देर तक रखना ठीक नहीं है, इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। और दोस्तों उस माँ के आने से पहले ही इस लड़की का अंतिम संस्कार हो जाता है। अब दोस्तों जब जाकिरा अपनी फैमिली के साथ में घर पहुँचती है तो जो बिटिया शीरी को ये छोड़ के गई थी उसका अंतिम संस्कार हो चुका है, यानी उसको दफना दिया गया है। अब दोस्तों घर के अंदर एक गम का माहौल है। जो माँ जाकिरा है वो लोगों से पूछती है कि उसकी बेटी के साथ में क्या हुआ, क्या उसकी तबीयत ख़राब थी। लेकिन सारे ही लोग उसको ये बताते हैं कि तबीयत बिल्कुल ठीक थी, शाम तक तो ठीक थी, लेकिन रात में अचानक से शायद उसके साथ कुछ हुआ जिसकी वजह से रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई। क्यों हुई, क्या नहीं हुआ, इसकी वजह जो थी वो जाकिरा को पता नहीं चल पाती। उसके बाद में दोस्तों घर के अंदर तो गम का माहौल था ही, लेकिन दोस्तों जो जाकिरा थी इसको अपनी बेटी शीरी का मोबाइल इसके हाथ में लगता है। जब ये उस मोबाइल को ऑन करने की कोशिश करती है तो पता चलता है जो मोबाइल है ये पूरी तरीके से डेड है, यानी मोबाइल ख़राब है। उसके बाद में वो उस मोबाइल को लेकर मिस्त्री के पास पहुंचती है, कहती है कि उसकी बिटिया का मोबाइल है, उसके कुछ फोटोग्राफ्स इसमें होंगे, वो देख लेगी, तुम इस मोबाइल को सही कर दीजिए। अब दोस्तों उसके बाद में जो मोबाइल मैकेनिक होता है वो उस मोबाइल को सही कर देता है। उसके बाद में उस मोबाइल को जब खोला जाता है तो उस मोबाइल के अंदर दो संदिग्ध चीज़ें मिलती है। दरअसल उस मोबाइल के अंदर एक लड़के का फ़ोटो मिलता है। अब दोस्तों पता लगाया जाता है कि ये लड़का कौन है, तो पता चलता है ये जो लड़का है ये सिपाही है जो कि मुरादाबाद के अंदर ड्यूटी पे है और इसका नाम राजकुमार है। और इसकी एक प्रेमिका होती है, उसका भी फ़ोटो इस मोबाइल के अंदर मौजूद होता है। अब दोस्तों जैसे ही माँ जाकिरा और घर के अन्य लोग इस सिपाही राजकुमार का फ़ोटो और इसकी प्रेमिका का फ़ोटो अपने बेटी शीरी के मोबाइल में देखते हैं, ये एकदम से टेंशन में आ जाते हैं। उसके बाद में सीधा पुलिस के पास पहुँचते हैं और पुलिस के पास पहुँचने के बाद में कहते हैं कि साहब उसकी बेटी के मोबाइल के अंदर ये फ़ोटोज़ मिले। एक लड़का है जिसका नाम राजकुमार है जो कि मुरादाबाद में पोस्टिंग पे है, और एक इसकी गर्लफ्रेंड है, इसकी प्रेमिका है। अब दोस्तों जैसे ही पुलिस के सामने ये एंगल पहुंचता है तो पुलिस सबसे पहले इस पूरे एंगल पर छानबीन करती है और 4 लोगों के खिलाफ जो है FIR दर्ज की जाती है। इसमें पहला व्यक्ति होता है सिपाही राजकुमार और इसकी प्रेमिका और 2 अन्य लोग। अब दोस्तों उसके बाद में इन्हें पुलिस जो है पूछताछ के लिए लेके आती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि एक लड़की जिसकी हत्या हुई है या फिर उसकी नेचुरल डेथ हुई है, लेकिन उसको दफना दिया गया है और अब इस सब में लगभग 23 दिन का समय गुजर चुका था। दोस्तों तारीख आ चुकी थी 6 मई, और 6 मई को
जो वहीं के डीएम साहब होते हैं वो ये आदेश देते हैं कि जो लड़की जिसकी मृत्यु हुई है, जिसको दफना दिया गया है, उस लड़की का शव को कब्र से निकालना चाहिए और उसके बाद उसको पोस्टमार्टम कराना चाहिए। दोस्तों डीएम के आदेश पर उस शव को वहाँ कब्र से निकाला जाता है और निकालने के बाद में उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है। अब दोस्तों जैसे ही पोस्टमार्टम कराया जाता है तो पोस्टमार्टम में खुलासा हो जाता है कि इस लड़की की जो डेथ हुई है वो नेचुरल डेथ नहीं है, बल्कि गला घोट कर इसकी हत्या की गई है। अब जैसे ही पुलिस के सामने ये एंगल आता है, पुलिस के तो एकदम से हाथ पांव फूल जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। उसके बाद में पुलिस की कुछ टीमें बनाई जाती हैं और अलग अलग तरीके से इस पूरे एंगल को छानने की कोशिश की जाती है। दोस्तों उन लोगों से भी पूछताछ की जाती है, जो राजकुमार होता है उसकी प्रेमिका होती है, इन लोगों से भी पूछताछ की जाती है। साथ के साथ पुलिस की टीम सर्विलांस की मदद भी लेती है। अब दोस्तों आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ जारी थी, लेकिन आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि साहब हमें तो इस बारे में कुछ नहीं पता। और दोस्तों उसके बाद में पुलिस जब पूरी छानबीन कर रही होती है तो पुलिस इस नतीजे पर पहुँचती है जो सिपाही राजकुमार है ये बाइज्जत बरी है और इसका इस पूरे घटनाक्रम में इसका कोई रोल नहीं है, यानी ये निर्दोष है, इसलिए पुलिस उसको बाइज्जत बरी करती है। उसकी जो प्रेमिका होती है उसको भी छोड़ देती है। लेकिन दोस्तों पुलिस को कुछ ऐसा हाथ लगता है कि जिससे पुलिस का जो शक था ये दूसरी तरफ मुड़ जाता है। दरअसल इसी गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम मोहम्मद साहिल। अब दोस्तों पुलिस मोहम्मद साहिल तक पहुंचती है, क्योंकि पुलिस जब उस नंबर की कॉल डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि एक नंबर पर इस लड़की की कई बार बात होती थी। अब जब पता चलता है मोहम्मद साहिल के बारे में, ये नंबर साहिल के नाम पर रजिस्टर्ड है, उसके बाद में इस साहिल को गिरफ्तार किया जाता है। और दोस्तों गिरफ्तार करने के बाद में इस साहिल को पुलिस थाने लेके आया जाता है और इसे जब फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है और जब इससे पूछताछ की जाती है तो शुरुआत में तो ये पुलिस को इधर उधर की बातें बताता है, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों जब पुलिस इस पर अपना रुख दिखाती है, इसके ऊपर थोड़ी सी भी सख्ती दिखाती है, तो ये पुलिस के सामने टूटता है। और टूटने के बाद में दोस्तों ये कहानी सुनाता है। वो कहानी वाकई में हैरान करने वाली होती है, परेशान करने वाली होती है। जितने भी लोग इस कहानी को सुनते हैं सब के सब परेशान हो जाते हैं। दरअसल जो मोहम्मद साहिल है ये बताता है कि गाँव में ही रहने वाली शीरी, जो कि जो जाकिरा है उनकी बेटी है। जाकिरा जो है ये ज़्यादा अमीर परिवार नहीं है, मिडिल क्लास बोले या फिर मिडिल क्लास से थोड़ा लोअर क्लास, और ये काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहती थी। जाकिरा जो है वो नेपाल पर भट्टे का काम करने के लिए गई हुई थी और इसी दौरान इसकी जो बातचीत थी पहले से ही इस शीरी से हो रही थी, यानी इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। आए दिन कभी मिलना मिलाना भी होता था, शारीरिक संबंध भी बनते थे, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन दोस्तों जब जाकिरा अपने परिवार के साथ में नेपाल चली जाती है तो जो शीरी थी इसको शायद मौका मिल जाता है, इसको छूट मिल जाती है कि अब चाहे जो करे उसकी मर्जी, क्योंकि घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ दादा दादी हैं जो कि बुजुर्ग हैं, उन्हें क्या पता चलेगा कि वो क्या कर रही है। और शीरी के पास में एक मोबाइल भी था और शीरी इस मोबाइल से अक्सर अपने प्रेमियों से बात करती थी। प्रेमियों से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मोहम्मद साहिल है जो पुलिस को बताता है कि दरअसल इसी 13 अप्रैल साल 2024 को जब शीरी मुझे कॉल करती है और कहती है कि आज रात को तुमसे मिलना है, उसके बाद में मैं वक्त से पहले ही शीरी के घर पहुंच जाता हूं। यानी शीरी ने जो वक्त बताया था मुझे पहुंचने का, मैं उससे पहले ही शीरी के घर पहुंच जाता हूं। और जब मैं पहुंचता हूं तो देखता क्या हूं कि शीरी के घर से पहले से ही 2 लड़के मुझे निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिनके साथ में शायद शीरी ने कुछ किया था। अब जैसे ही मैं उन 2 लड़कों को शीरी के घर से रात के अंधेरे में निकलते देखता हूँ, मेरे तो पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है। मुझको ऐसा एहसास होता है कि शायद मुझे ठग लिया गया है, शायद जो मेरी प्रेमिका है ये मुझसे चीट कर रही है। उसके बाद में मैं शीरी से पूछता हूँ कि ये दोनों कौन थे, और इसी बात में हम दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। अब दोस्तों जब इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है तो झगड़ा इस कदर आगे बढ़ जाता है कि तो जो मोहम्मद साहिल होता है वो शीरी की गला घोटकर वहीं पर हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद में उसको शव को वहीं पर छोड़कर सही तरीके से लेटाकर और वहाँ से 9-11 हो जाता है। दोस्तों पुलिस की छानबीन में पता चलता है कि जो राजकुमार जो सिपाही था उसकी जो प्रेमिका थी ये शीरी की फ्रेंड थी, और इस वजह से वो प्रेमिका शीरी के मोबाइल से अक्सर अपने प्रेमी से बात किया करती थी। अब दोस्तों इस पूरे कत्ल को साहिल ने जिस तरीके से अंजाम दिया और उसके बाद में बहुत ही सफाई के साथ में ये वहाँ से निकल गया। हालांकि जो दादा दादी थे उन्होंने शव को दफना भी दिया, लेकिन दोस्तों उसके बाद में जब इस पूरे कत्ल का खुलासा हुआ तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं और सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया के थ्रू जब ये खबर लोगों तक पहुँचती है तो लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग लड़की के ऊपर दोष मढ़ रहे हैं, कुछ लोग मोहम्मद साहिल के ऊपर दोष मढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों साहिल ने जो किया वाकई में वो इतना ज़्यादा खतरनाक था, इतना ज़्यादा भयावह था कि एक लड़की की उसने गला घोट कर हत्या कर दी और अब उसको संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेजा गया है और उसको अब सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। लेकिन दोस्तों किसी भी चीज़ का हल क्राइम नहीं होता है। अगर साहिल को लगता था कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है उससे चीट कर रही है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ सकता था, उससे ब्रेकअप कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने शीरी की गला घोट कर उसकी हत्या कर दी। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और आप लोग के जो भी कमेंट्स कल के दिन आए हैं अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ जाएं। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए इसमें पहला कमेंट्स है नारायण कुमार का, लिखते हैं मैं तो रोज़ सुनता हूँ आपकी कहानी, बस कमेंट्स नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मोबाइल को
एक जगह पर रख कर शांति से आपकी कहानी सुनता हूँ। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र कुमार जी। उसके बाद में साकित सिंह हैं लिखते हैं, शक्ति सिंह हैं लिखते हैं बहुत अच्छी आवाज़ है। तो भाई शक्ति सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और विनोद उपाध्याय जी हैं लिखते हैं मलिक जी नमस्कार, कहानी अच्छी लगी। और आजकल की जो कहानी थी ये थोड़ी अलग थी, कहानी सुनाने का जो अंदाज़ था ये काफ़ी अच्छा था, और आपकी जो आवाज़ है ये भी बहुत अच्छी है। तो भाई आपका बेहद शुक्रिया। अनुज गोदारा जी हैं लिखते हैं नमस्कार सर जी, कहानी इन दिनों की बजाय कहानी थोड़ी अलग थी और बहुत अच्छी थी। तो भाई अनुज गोदारा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समीर खान है लिखते हैं भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं नहीं था इसलिए कमेंट्स नहीं कर पाया, और आप किसी की बात पर मत जाइए, हम लोग आपके साथ हैं और आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, स्टोरी बहुत अच्छी रहती है। तो भाई समीर खान जी आपका बेहद शुक्रिया। उसके बाद में राज रावत हैं लिखते हैं नमस्कार सर। तो भाई राज रावत जी आपका बेहद शुक्रिया। सुनील त्यागी जी हैं लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी शहना बुलंदशहर से। तो जो रेणु सुनील त्यागी हैं ये हमारे साथ में शुरू से ही हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, लगातार हर वीडियोस पे कमेंट्स करते हैं। तो मैं कामना करता हूं कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, आपकी सेहत अच्छी रहे और लगातार हमारी ऐसी कहानियाँ आप सुनते रहें। उसके बाद में आलमदीन हैं लिखते हैं भाई आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आलम गुज्जर फ्रॉम हरियाणा यमुनानगर। तो आलमदीन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सेंटर जेल बीकानेर से सुनील चौधरी जी हमारी कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। नारायण कुमार हैं लिखते हैं मलिक साहब कहानी बहुत अच्छी है, और इस तरीके से जो फरेबी कमेंट्स किया है उसकी आवाज़ में दम नहीं है, जिसने भी कहा है वो गलत कहा है। तो भाई आपका शुक्रिया नारायण कुमार जी। उसके बाद में मोहम्मद जोरेज़ हैं लिखते हैं इन लोगों ने तो कुदरत के नियम को ही इन्होंने ख़त्म कर दिया, लेकिन कहानी को सुनकर बहुत दुख हुआ। किसी से अगर रिश्ता नहीं रखना है तो कम से कम उसके साथ क्राइम नहीं करना चाहिए। तो मोहम्मद जोरेज़ जी आपने बहुत अच्छी बात कही, आपका शुक्रिया। उसके बाद में सिद्दीक अहमद हैं लिखते हैं जिन रास्तों पर चलने से मज़हब ने मना किया है उन पर चलोगे तो अंजाम बुरा ही होता है। तो सिद्दीक अहमद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में बालेश्वर बिहारी हैं लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार, जितनी मेहनत से आप वीडियो बनाते हैं उतना आपको लाइक नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आप अपना काम जारी रखते हैं। तो बालेश्वर बिहारी जी आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोगों का प्यार है, और जितने व्यूज़ आते हैं उसके हिसाब से अगर हम लोग परसेंटेज देखें तो लाइक की और अदर चैनल से ज़्यादा ही होती है। तो भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद में आपका वॉइस बहुत अच्छा है, जिसने भी ये कमेंट्स कहा है वो अच्छा नहीं किया है, और ये लिखने वाले हैं आसाम से प्राइवेट करके इनकी आईडी है। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मोहम्मद इकबाल हैं लिखते हैं आजकल के गे लेस्बियन जिनकी तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो भाई आपका बेहद शुक्रिया। सो दोस्तों इस कहानी को आप लोगों ने सुना, ये कहानी थी, और इस कहानी को सुनने के बाद में आप लोग क्या कहना चाहते हैं अपना व्यू अपना कमेंट ज़रूर करिएगा। लेकिन दोस्तों कल के दिन मैंने आप लोगों से वीडियो में एक चीज़ कही थी, और एक चीज़ मैंने अपनी वीडियो में बोली थी कि कुछ नहीं बल्कि एक बंदा है जो कमेंट्स करता है, कहता है कि आप ये छोड़ दीजिए, आपकी आवाज़ में दम नहीं है, मर के बात करते हो। लेकिन आज के दिन आप लोगों ने जो कमेंट्स करके बताया तो मुझे ऐसा लगा कि किसी एक बंदे की वजह से डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। मेरे साथ में मेरे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं जो मेरी तारीफ़ करते हैं, मुझे प्रोत्साहन देते हैं आगे इसी तरीके से क्राइम स्टोरी लाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।